जुनूनी इश्क पार्ट 15। अद्विका के ऐसे कहने पर भी रुद्र के भाव बिल्कुल नहीं बदले। वह अपने उसी अंदाज में कहता है, अगर जम्मू की ठंड में नहीं मरना तो अपने कपड़े बदल लो, नहीं तो टू बी ऑनेस्ट मुझे तुम्हारी मौत से जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है और अद्विका अपनी आंखें फाड़े उसे जाता हुआ घूरती हुई बुदबुदाते हुए कहती है, आह कितना निर्दयी है ये। वैसे मैंने ही कुछ ज़्यादा सोच लिया, मुझे लगा अपने सामने ये कपड़े उतारने के लिए। इतना कह अद्विका अपने लाल हुए मुंह को अपनी हथेलियों में छुपा लेती है कि तभी रुद्र की कड़क आवाज़ आती है, कपड़े बदल लो नहीं तो तुम्हारी सोच को सच साबित करने में देर नहीं लगेगी। रुद्र की बेशर्मी भरी बात सुन के अद्विका के लाल हुए गाल और भी लाल हो जाते हैं। वह शर्माती हुई वॉशरूम की तरफ भाग जाती है। वहीं बनारस में दिव्या जी अपने ससुर ओमकार जी के सामने रोती हुई अपने घुटने के बल बैठी थी। बाबूजी कुछ तो करिए, मेरी बच्ची को वहां से निकालिए, नहीं तो वह। दिव्या जी की बात को इतने में ही काट के ओमकार जी कहते हैं, नहीं बहू, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है वह कुछ नहीं करेगा। पर बाबूजी नहीं, मुझे मेरी बेटी चाहिए, और अगर वह कुछ नहीं करेगा तो हमारी बेटी को उसने वहां क्यों कैद कर रखा है। दिव्या जी के कहते कहते पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह फिर सुबकते हुए आगे कहती है, मैंने उसे वहां आप पे भरोसा करके भेजा था। आपको पता है ना कितनी भोली भाली है वह। बाबूजी मुझे डर लग रहा है कि वह हैवान उसे कुछ कर न दे। अपनी बहू की बात सुन ओमकार जी कस के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने मन में, हे भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। वहीं जम्मू की ठंड में ठिठुरती हुई अद्विका अपना कपड़ा चेंज कर पेट पकड़ के बेड पर बैठ जाती है। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था और अब तो फिर एक बार बारिश तेज हो गई थी और बिजलियों की कड़कने की आवाज भी। एक बार अपना मोबाइल उठा के देखती है, जीरो नेटवर्क था। वह उस जिससे मन मार कर रूम से बाहर आती है जहां रुद्र एक चेयर पर बड़े आराम से बैठा था। उसके एक हाथ में एक फाइल थी और दूसरे हाथ के दो उंगलियों के को अपने माथे पे टिकाया था। अद्विका की नजर रुद्र पर पड़ते ही वह फिर एक बार शर्माना शुरू कर देती है और बात से अनजान की तरह कोई उसे बिना देखे ही उसके इस हरकत को देख रहा था। अद्विका रुद्र के करीब जाके देखती है तो उसका पूरा ध्यान ध्यान उस फाइल पर में टिका हुआ था। अद्विका अपना गला साफ करती हुई कहती है, मेरी मम्मी कहती है ऐसे सर पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। अद्विका की इस बात पर रुद्र उसे घूर कर देखता है तो अद्विका असहज महसूस करती है और फिर एक बार अपनी सफाई देती हुई कहती है, मेरा मतलब कि ऐसे हाथ रखना अच्छा नहीं होता। जिस पर रुद्र अपनी दो उंगलियों जो उसने अपने सिर पर टिका रखी थी उसे अपने माथे पर रब करता हुआ कहता है, लगता है भूख की वजह से तुम्हारे पेट के साथ साथ तुम्हारा मुंह भी आवाज कर रहा है। अद्विका को इस बात से थोड़ा शर्म महसूस होता है। वह झट से अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लेती और मुंह बनाती हुई कुछ कहने को होती कि उसे पीछे से विराट की आवाज आती है जो उसी की ओर आ रहा था। विराट अपने हाथ में एक बाउल लिए अद्विका के सामने खड़ा हो जाता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मिस अद्विका ये लीजिए गर्मा गर्म सूप, इसे पी लीजिए, आपकी ठंड भाग जाएगी। अद्विका को भी बहुत जोरों की भूख लगी थी तो वह भी मना नहीं करती, सीधा विराट के हाथ से सूप का बाउल लेके वहीं एक चेयर पर बैठ गई। अद्विका अभी भी कांप रही थी। सूप पीते हुए उसकी नजर फिर एक बार रुद्र पर जाती है जो लगातार अपने काम में व्यस्त था। अद्विका दो घूंट पीकर वह सूप से भरा वह बाउल रुद्र के आगे कर देती है। रुद्र हैरानी से अद्विका को घूरता हुआ, क्या है। अद्विका थोड़ी शर्माती हुई अपने बालों को कान के पीछे करती हुई कहती है, सूप, आई नो दिस इज सूप, पर तुम मुझे क्यों दे रही हो। जिस पे अद्विका अपना मुंह बनाती हुई कहती है, जी आपको भी तो ठंड लग रही होगी ना, तो मैंने सोचा ये सूप मैं आपको दे दूं। अद्विका की बात खत्म होते ही रुद्र अपने हाथ में लिए फाइल को जोर से बंद करता है और अपने आगे रखे टेबल पर फेंक देता है और अपनी कड़क आवाज में विराट को आवाज लगाता है,
जिससे अद्विका डरती हुई 2 कदम पीछे कर कहती है, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस आपको ठंड ना लगे इसलिए दे रही थी। और विराट को क्यों आवाज़ लगा रहे हो? बारिश में मेरे साथ तो भीगे आप भी थे, पर उन्होंने तो सिर्फ मुझे सूप दिया, आपको तो नहीं दिया सूप। तो मैं आपको दे रही हूँ मिस्टर रुद्र। रुद्र बिना कुछ बोले एकटक अद्विका को ही घूर रहा था कि तभी विराट अपने हाथ में एक भरा हुआ गिलास लेके आता है, जिसे देख अद्विका बड़े उत्सुकता से पूछती है, क्या ये वाइन है? जी मिस अद्विका, ये फ्रांस का फेमस रेड वाइन है। हमारे प्रेसिडेंट अक्सर यही पीना पसंद करते हैं। विराट इतना बोला ही था कि वह चुप हो वहां से निकल जाता, क्योंकि उसे अपनी बॉडी में जलन महसूस होने लगी थी। विराट को ऐसे जाता देख अद्विका हैरानी से उसे जाते हुए घूरती है और फिर रुद्र को जो वाइन पीते हुए अद्विका को ही घूर रहा था। तो अद्विका भी अपनी सूप पीती हुई वापस चेयर पर बैठ जाती है। सूप पीती हुई अद्विका लगातार कांप रही थी। उसकी नज़र सामने जल रही चिमनी पर जाती है, तो अद्विका जल्दी जल्दी सूप खत्म करने में लग जाती है ताकि वह जल्दी से जाके आग के सामने अपने हाथ पैर सेक सके। तो वह बाउल से चम्मच निकालकर बाउल को अपने मुंह से लगा लेती है और झट से सूप खत्म कर जल रहे चिमनी की ओर दौड़ लगाती है कि तभी उसका पैर रुद्र के पैरों से लगकर उलझ जाती है और अद्विका सीधा जा रुद्र के ऊपर गिरती है। गिरते ही अद्विका का सीना रुद्र के सीने से लग जाता है, जिससे अद्विका मौन कर जाती है और जैसे ही अपनी मुंडी उठाकर ऊपर देखती है, उसकी हेजल आंखें 2 जोड़ी नीली आंखों से टकरा जाती है और दोनों के होठों के बीच बस कुछ इंचेस का फासला रह जाता है। अद्विका डरती और हड़बड़ाती हुई कहती है, ओह मिस्टर रुद्र, वह मुझे ठंड मैं बस चिमनी के पास जा रही थी। अद्विका अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रुद्र झट से अद्विका को पलट कर उसे अपने नीचे कर लेता है। रुद्र की इस हरकत पर अद्विका के दिल की धड़कनें अचानक ही बढ़ गई। वह अपने कांपते होठ फिर एक बार खोलने की कोशिश करती है, पर उससे पहले रुद्र कहता है, पर मुझे लगता है ठंड से ज़्यादा गर्मी है। जी। और एक बात, मुझे ठंड से बचने के लिए सूप की ज़रूरत नहीं होती। तो अद्विका ने बेहद धीमे स्वर में पूछ तो लिया था, पर अंदर ही अंदर घबराई थी और रुद्र उससे नीचे दबाए ही जा रहा था। इधर अद्विका रुद्र के वजन को सह नहीं पा रही थी। वह अपने मन में, ओह नो, ये डेविल करना क्या चाहते हैं जो मुझे अपने नीचे दबाए जा रहा है। अद्विका के ऐसे कहने पर रुद्र के फेस पर स्माइल आ गई और वह बिना वक्त गवाए अपने होठ अद्विका के होठों पर रख देता है। अचानक हुए इस किस से अद्विका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले उसकी जान हलक में अटक जाती है, जब उसे अपने होठों पर गर्म और नमकीन महसूस होता है। रुद्र का ये पैशनेट किस अद्विका के लिए उसकी सांसें रुकने के बराबर थी। वह चाहकर भी खुद को रुद्र के कैद से छुड़ा नहीं पा रही थी, जिस चक्कर में अद्विका के होठों पर रुद्र के दांत लग गए थे और हल्का खून आने लगा था। धीरे धीरे रुद्र का किस और भी पैशनेट होता जा रहा था, क्योंकि रुद्र को आज अद्विका के कोमल होठों से जो मिठास मिल रही थी, वह उसे आज तक नहीं मिली थी। वह पागल होता जा रहा था। अद्विका के होठों को चूसते चूसते रुद्र कब उसमें इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके आसपास और कोई भी है। और बेचारी अद्विका जालिम रुद्र के गिरफ्त से खुद को छुड़ाते छुड़ाते कब की बेहोश हो गई थी और अद्विका के होठों से निकलता खून रुद्र के मुंह में घुल चुका था। जब अद्विका की कोई हलचल रुद्र को महसूस नहीं होती, तब वह अद्विका के होठों से खुद को अलग करता है और उसके लाल पड़ चुके चेहरे को निहारने लगता है। आप कहें तो मैं आगे के काम के लिए आपका रूम ठीक करवा दूं। यह कहने वाला कोई और नहीं, विराट था, जो उन दोनों को कब से देखे जा रहा था। विराट की बातों का रुद्र कोई जवाब ना दे अद्विका के ऊपर से उठ खड़ा होता और बेहोश हो चुकी अद्विका को अपनी बाहों में भर के उसके रूम में ले जा बेड पर सुला देता है। रुद्र ने ये काम बस सेकेंड भर में किया था और वापस आ अपनी चेयर पर बैठ जाता है। अपने होठों से अद्विका का खून साफ करते हुए रुद्र मुस्कुरा रहा था।
तभी विराट भी उसके सामने खड़ा हो कहता है, मास्टर, आज की पार्टी की तैयारी हो चुकी है। सबको बुला दो, आज की पार्टी स्पेशल होगी। इस बात पर दोनों ही मुस्कुरा देते हैं। वहीं अद्विका से बात ना हो पाने पर घर वालों के साथ साथ उसके दोस्त भी परेशान थे। अद्विका की माँ से बात करने पर रितिका को पता चलता है कि अद्विका अभी भी जम्मू में ही है। करीब 5 घंटे बेहोश रहने के बाद अद्विका की आंख खुलती है। आंख खुलते ही अद्विका उसकी आंखें रूम के छत से टकरा जाती है, जहां बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई थी। वहीं उसका सर भी भारी लग रहा था। वह जैसे तैसे उठ के बेड पर बैठती है और अपना सर पकड़ लेती है। इतनी देर बेहोशी के नींद सोने के बाद अद्विका को अचानक ही रुद्र का उसे किस करना याद आ जाता है। एक ही पल में उसका सर घूम जाता है। वह मासूम सा चेहरा बना के बोलती है, ओह नो, ये क्या, उसने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। ऐसा कह वह अपने मुंह पर हाथ रख लेती और बेड से उठकर आईने में अपने होंठ देखती हैं, जो लाल और साइड में थोड़ा कट गया था। मतलब होठों के साइड में दांतों के निशान थे। उन दांतों के निशान पर अद्विका अपनी उंगली फेरती है तो ना जाने क्यों उसे अपने होठों पर वह निशान अच्छे लगते हैं। वह कब खुद को देखती हुई शर्माती हुई अपने गाल लाल कर चुकी थी, उसे भी पता नहीं चला। कुछ देर में खुद को फ्रेश करने के बाद अद्विका रूम से निकल अपनी नज़रें बचाती हुई हॉल में आती है, जहां उसकी नज़र विराट से टकरा जाती है, जो उसे ही मुस्कुराते हुए घूर रहा था। तो अद्विका भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है। तो आखिर आपकी बेहोशी टूट गई? विराट के ऐसे पूछने पर अद्विका थोड़ा हड़बड़ा जाती है। वह हकलाते हुए, बेहोश नहीं तो वह तो आपकी सूप पीने के बाद मुझे नींद आ गई थी। अद्विका को साफ झूठ बोलता देख विराट कुछ खाने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अद्विका भी अपने कदम डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा देती है और कुछ स्नैक्स उठा लेती है कि तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक लिफाफे पे पड़ती है, जो बनारस से ही भेजा गया था। सादे रंग का लिफाफा, जिसके अंदर लाल रंग की शाही से लिखा गया था, माय लॉर्ड, आपकी ज़रूरत की चीज़ें मैंने आपके पास पहुंचा दी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। यह पढ़ने के बाद अद्विका वापस से उस लिफाफे को वहीं रख देती और मुंह बनाती हुई खुद से कहती है, किसी ने सही कहा है, अंग्रेज चले गए पर अपने तौर तरीके छोड़ गए। माय लॉर्ड। लिफाफा रखने के बाद अद्विका की नज़र वहीं रखी एक फाइल पर जाती है, जिसे उठाकर वह उसके पन्ने पलटने लगती है, जहां बड़े बड़े अक्षरों में डीबी कंपनी लिखा हुआ था। अद्विका ये नाम पढ़ते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, ये नाम कहाँ कहीं सुना है। कुछ देर सोचने के बाद, अरे हाँ, डीबी कंपनी, याद आया, मैं अक्सर इस नाम को सुनती और पढ़ती रहती हूँ। ये कंपनी तो दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज में से एक कंपनी है, जिसका ढाक आज से नहीं, ना जाने कितने वर्षों से पूरी दुनिया में जमी हुई है। पर अब इस डीबी का मतलब क्या है? अद्विका इतना बोलकर फाइल वापस बंद कर रख देती है और अब तक तो उसकी स्नैक्स भी खत्म हो चुकी थी। तो वहां से उठकर और कुछ स्नैक्स लेने सामने लाइब्रेरी की ओर बढ़ जाती है। अद्विका के जाते ही उस फाइल के कुछ पन्ने खुद ब खुद पलट जाते हैं, जहां लिखा था, डैनियल ब्लैक। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, हर और किताबों का भंडार भरा हुआ था। अद्विका हर ओर अपनी नज़रें दौड़ाती है तो उसे वहां दुनिया की हर भाषा की किताब दिख गई। वह अपने स्नैक्स खत्म कर बुक्स देखने में लग जाती कि तभी उसका ध्यान कुछ मैगजीन पर जाता है, जिसे देख उसकी आंखें चमक जाती हैं। वह मैगजीन का जैसे ही पहला पन्ना पलटती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह झट से मैगजीन बंद कर इधर उधर देखने लगती है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो जाती है कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो वह उस मैगज़ीन को लेके एक कोने में बैठ जाती है
और फिर एक एक पन्ने को बड़े इम्तिनान से हर एक पन्ने को देखने लगती है। हर एक पन्ने पे सेक्स पोजीशन वाले फ़ोटो के साथ स्टोरी लिखी हुई थी, जिसे पढ़ते हुए अद्विका को रुद्र का किया हुआ किस याद आ रहा था, और साथ ही अद्विका को शर्म और जम्मू की कड़कड़ाती ठंड में अपनी बॉडी में गर्मी भी महसूस हो रही थी। अपने सूखते गले पर वह अपना हाथ फेरती तो कभी खुद को अपने बैठे हुए सीट पर अच्छे से एडजस्ट करती, पर फिर भी वह उस मैगज़ीन को नहीं छोड़ती। काफ़ी देर हो गई थी पर अद्विका अभी भी उसी मैगज़ीन से चिपकी हुई थी। अद्विका उस मैगज़ीन के पन्ने पे लिखी हुई सेक्स स्टोरी पढ़ रही थी, जिस पर दो लोग बहुत ही सौम्य और बहुत ही मिलनसार थे। महिला अपने पैरों को नीचे झुकाकर और अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखकर लेटी हुई थी। वह आदमी अपने पैरों को सीधा करके अपने अग्रबाहुओं को उसके कंधों के अगल बगल में रखकर उसके ऊपर लेटा हुआ था। यू वाना ट्राई दिस सेक्स पोजिशन? रोंगटे खड़े हो गए अद्विका के जब उसे एहसास होता है कि उसने किस बात के लिए हामी भरी है। वह झट से अपने पीछे पलटती, जहां उसकी आंखें रुद्र के दो जोड़ी नीली आंखों से टकरा जाती है। यू वाना। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक एंड वीडियो को शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।